नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4, 5, 6 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम्स को से संबंधित। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलो हम आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। जी, टोटल 20 क्वेश्चन है लेसन नंबर 4, 5 और 6 से। चलो पहला क्वेश्चन यहीं से पिक करते हैं। ठीक है, समय कम है इसलिए थोड़ा सा स्पीड अपनी तेज फास्ट रहेगी, परंतु समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी यदि आपको कोई समझ में कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। पहला क्वेश्चन, स्टैक को परिभाषित करें। और स्टैक में दो ऑपरेशन होते हैं, दो फंक्शन होते हैं, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। इसके बारे में भी बताना है आपको। जी बिल्कुल, थोड़ा वेट करें, मैं एक बार कुछ पेजेज और ले लेता हूँ, पेजेज आपको समझाने के लिए। जी बिल्कुल, आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका पहला, स्टैक किसे कहते हैं। देखो, स्टैक समझने से पहले मैं आपको एक संरचना समझा रहा हूँ। यदि आपको वो समझ में आ जाएगी तो स्टैक भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और स्टैक समझ में आ गया तो क्यू भी इससे ही संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन, और पुश और पॉप है ना, लीफो और फीफो है ना, क्यू में रियर और फ्रंट है ना, ये सारे, और पिक फ्यू, हम एक ही क्वेश्चन से हम सारा ये कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये डायग्राम बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये एक संरचना है जिसके अंदर हम डेटा तत्वों को इनपुट करते हैं। हमने डेटा तत्व डाला नंबर 1, ये डाला 6, 9, 8, 7, 5। ठीक है, ये क्या हो गया, फुल हो गया। अब मुझे बताओ, सबसे पहले हमने डेटा तत्व कौन सा डाला था, 6 वाला, मतलब ये 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबसे पहले 6 आया था और लास्ट में कौन सा आया था, 5। अब देखो स्टैक क्या है, एक ए डी टी, ए डी टी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। हिंदी में लिखेंगे अपन, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, इसका पूरा नाम है ना। और ये क्वेश्चन है अपना, इसमें भी आया हुआ है, ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, ADT का पूरा नाम बताइए। तो AD का नाम आ चुका है, हम क्वेश्चन 8 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टैक क्या है, ADT प्रकार का है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा प्रकार का है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम क्या करते, कहाँ करते हैं, आमतौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही किया जाता है। स्टैक में देखो, हमने डेटा तो कहाँ से डाला, यहाँ से डाले हैं। ठीक है, और यहीं से क्या करेंगे, वापस बाहर निकालेंगे। स्टैक में हमने डेटा तो यहीं से डाले और यहीं से हम वापस बाहर निकालने वाले हैं। तो मतलब इसमें एक ही छोर है, क्या है, एक ही छोर का उपयोग करते हैं। स्टैक में डेटा तो डालने और निकालने के लिए हमेशा एक ही छोर का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब स्टैक के अंदर जो तत्व हम लास्ट में डालते हैं वो इससे पहले बाहर निकलता है। तो मतलब हमने ये तत्व लास्ट में क्या किया था, लास्ट में क्या किया था, इन किया था, लास्ट में इन किया था, और पहले बाहर ये आएगा, फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट आउट मतलब बाहर जाएगा। समझ में आया। स्टैक एक ADT प्रकार का है, सही प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसका उपयोग करते हैं।
एक ही छोर से ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, जो तत्व सबसे लास्ट में आता है वही सबसे पहले निकाला जाता है। तो मतलब ये क्या बन गया, LIFO। ये क्वेश्चन में आ रहा है, देखो आपके LIFO क्या है। तो LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपको पूरा नाम भी इसका याद हो गया होगा। जो तत्व लास्ट में जाएगा वही फर्स्ट आएगा। तो स्टैक किस तकनीकी पर आधारित है, LIFO तकनीकी के ऊपर आधारित है। क्वेश्चन छोटा आ जाए कि स्टैक किस तकनीकी पर आधारित है, तो आपको LIFO पर टिक करना है। LIFO तकनीकी पर आधारित है आपका। ठीक है, अब देखो समझो आगे और। स्टैक में हम तत्व डाल रहे हैं, ठीक है। ये सबसे ऊपर का तत्व क्या, इसको बोलेंगे टॉप। जो सबसे ऊपर का होता है उसे टॉप बोलते हैं। ठीक है, अब स्टैक में तत्व आ रहे हैं। स्टैक के अंदर जब तत्व डाले जाते हैं तो उन्हें कहते हैं पुश। PUSS, पुश करना मतलब डालना। स्टैक में डेटा तत्व इनपुट करना। ठीक है, अब बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने को बोलते हैं पॉप। स्टैक में डेटा तत्व डालने को क्या कहते हैं, पुश, और बाहर निकालने को कहते हैं पॉप। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका पुश और पॉप का एक क्वेश्चन होगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। पुश और पॉप क्या है, तो स्टैक में डेटा तत्व डालने को पुश कहते हैं और बाहर निकालने को पॉप कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कर लिया। LIFO आपका हो चुका है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं ओवरफ्लो की। अब स्टैक में डेटा तत्व डालने के लिए कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। स्टैक में फुल हो चुका है, अब कोई भी स्थान रिक्त नहीं है कि हम उसमें कोई डेटा तत्व इनपुट कर सकें, उसे कहते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, और यदि एक भी खाली है, लाइक दैट, ये खाली है, ये एक भी खाली है, ठीक है, 8 है, 9 है, 5 है, और ये खाली है। ठीक है, खाली है तो क्या कहलाएगा, अंडर, सॉरी अब दिखाई देगी आपको। ठीक है, ये तत्व है, एक भी खाली है, तो एक भी खाली है तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी अंडर फ्लो। ठीक है, और पूरा भरा हुआ है तो क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो। ठीक है भाई, बढ़ चुका है ओवरफ्लो। ये साधारण जनरल लाइफ में यूज करने वाले वर्ड्स हैं, वो इसी से संबंधित ये स्टैक है। कोई ज़्यादा काट माथा पच्ची वाली बात नहीं है ना। तो स्टैक के माध्यम से हमने कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। स्टैक क्या है, एक ADT एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप प्रकार का है जो लगभग सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में इसका उपयोग करता है। इसमें एक ही छोर से ऑपरेशन होते हैं, जिस छोर से डेटा तत्व डाला जाता है उसी छोर से डेटा तत्व को बाहर निकाला भी जाता है। ठीक है, उसमें डेटा तत्व डालने को क्या कहते हैं अपन, पुश, और बाहर निकालने को कहते हैं पॉप। ठीक है, तो अब जब भी एग्जाम आ जाए आपके पास, एग्जाम क्वेश्चन आ जाइए, तो आपको डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बना के, जैसे मैंने कहा ना आपसे, ये टॉप लिखा, फिर ये पॉप लिखा, पुश लिखा, डेटा तत्व लिखे, तो ये सब डायग्राम में लिखो आप, मज़ा आएगा। और सबसे अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको डायग्राम बना के ही अपने आंसर को एक्सप्लेन करोगे तो वास्तव में अच्छे मार्क्स आते हैं। मार्क्स लेने का ये फंडा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्यू को परिभाषित करते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन है, तो क्यू आपको समझ में आएगा। ओवरफ्लो कंडीशन, अंडरफ्लो कंडीशन है ना। क्यू देखो, क्यू क्या होता है। क्यू मतलब लाइन, क्यू मतलब पंक्ति। ठीक है, पंक्ति आपने कहाँ देखी है, मूवी देखने जाते हो, ये विंडो है आपकी, जहाँ से टिकट मिलेगा आपको। यहाँ एक आदमी खड़ा है, दूसरा खड़ा है, तीसरा खड़ा है, चौथा खड़ा है, पांचवा खड़ा है, आदमी खड़े हैं बहुत सारे। ठीक है, ठीक है, अब इस लाइन में जो व्यक्ति, इसके दोनों छोर खुले होते हैं, उसमें छोर एक ऑपरेशन, स्टैक में ऑपरेशन एक छोर होता है, इसमें ऑपरेशन दोनों ही छोर से किए जाते हैं। ठीक है, ये भी कैसा है, स्टैक भी एब्स्ट्रैक्ट है, और ये भी कैसा है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ही है। ठीक है, और लगभग
स्टैक के समान ही है। सारे काम जैसे स्टैक में होते हैं ना, ऐसे ही लगभग इसमें भी ऐसे ही होता है, परंतु इसमें ऑपरेशन दोनों छोर से होते हैं। कैसे भाई, ये टिकट लेने आया, इसको पहले टिकट मिलेगा, कोई और बंदा आया तो यहाँ सेट हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो मतलब क्यू में क्या होता है, जो बंदा जो पहले आया, जो फर्स्ट में क्या हुआ, इन हुआ, और वो फर्स्ट में क्या होगा, आउट होगा। जो पहले आया वही पहले निकलेगा, तो क्या हो गया, फीफो हो गया। जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th का फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर। क्वेश्चन हमने साथ साथ में क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिया है ना। फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, 3rd भी कर लिया, 4th भी कर लिया, और एडीटी भी कर लिया अपन ने ना। अब हम क्यू की बात कर रहे हैं। तो क्यू में, क्यू एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, इसमें ऑपरेशन दोनों छोर से होते हैं, लगभग ये स्टैक के समान ही है। ये फीफो तकनीकी पर आधारित है। फीफो, जो फर्स्ट आएगा वही फर्स्ट बाहर निकलेगा, इस तकनीक पर आधारित है। आपने पार्किंग देखी होगी, गाड़ी की 4 व्हीलर की पार्किंग होती है, तो गाड़ी यहाँ है, पहले वाली गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी यहाँ है, ये डायग्राम बनाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गाड़ी पहले बाहर निकलेगी, है ना। जो भाई लाल बत्ती देखते होंगे, जो गाड़ी है वो पहले बाहर निकलती है, और जो पीछे वाली बाद में निकलेगी। जो फर्स्ट आएगा वही फर्स्ट में आउट होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम, आराम से बना सकते हैं। तो ए है, बी है, सी है, डेटा तत्व हैं, ये क्या होगा, फर्स्ट आउट होगा, ये क्या होगा, यहाँ से इन होगा, ठीक है ना। ये ऐसी संरचना होती है, कोई दिक्कत। अब इसके अंदर हैं आपके क्यू के बुनियादी ऑपरेशन कौन कौन से। क्यू आगे समझ में, क्यू के बुनियादी ऑपरेशन में बात करते हैं अपन। तो क्यू के बुनियादी ऑपरेशन पहला है आपका, क्यू का पहला ऑपरेशन है आपका पी, ठीक है। ये आपका पहला ऑपरेशन है। क्या करता है ये, जो टॉप डेटा तत्व होगा, ठीक है, क्यू का, क्यू के टॉप कौन होगा, आगे वाला होगा, टॉप डेटा तत्व को हटाए बिना प्राप्त करता है, हटाए बिना प्राप्त करता है, ठीक है। क्यू को टॉप में आ गया, अब हटेगा नहीं यहाँ से, और इसकी जो वैल्यू वो मिल जाएगी आपको, और उसके स्थान पर ये आगे आ जाएगा, है ना। भाई ये एक तरीके से हट भी गया और नहीं भी हटा, क्योंकि इसकी वैल्यू में बाहर निकल गई और इसके स्थान पर तुरंत ये आ गया। तो टॉप पे कौन आ गया, ये आ गया। पहले टॉप पे कौन था, सी। अब जब सी बाहर निकल जाएगा, टॉप पे कौन हो जाएगा, बी आ जाएगा। ये ए है, यहाँ कोई और एंट्री कर जाएगा। तो क्यू का पहला बुनियादी ऑपरेशन कौन सा, पिक, जो क्या करता है, टॉप डेटा तत्व को हटाए बिना प्राप्त करता है। सेकंड इसका ऑपरेशन है एज फुल, ठीक है ना। ये क्यू के भरे होने की जांच करता है, क्यू के भरे होने की जांच करता है। ये फंक्शन क्या करता है, क्यू है जो है वो भरा हुआ है या नहीं है, ये जांच करेगा, ठीक है। थर्ड, इज एम्प्टी, फुल था तो भरा हुआ है, इज एम्प्टी, इज एम्प्टी क्या करेगा, क्यू के खाली होने की, एम्प्टी मतलब खाली होने की जांच करता है। क्यू के खाली होने की जांच कौन करता है, एज एम्प्टी करता है। तो क्यू के 3 बुनियादी ऑपरेशन है। पी जो क्या करता है, टॉप डेटा तत्व को हटा देगा, पता नहीं चलने देगा। एज फुल क्या करेगा, क्यू के भरे होने की जांच करेगा, भरा हुआ है नहीं है। और थर्ड इज एम्प्टी मतलब ये खाली होने की जांच करेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन, और देखो ये तीनों जो फंक्शन है आपने यूज किए, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखो
ठीक है ना। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पीक इज फुल इज एम्प्टी, फंक्शन का उपयोग बताइए। ये हमने कर लिया, ठीक है। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत। पीक टॉप डेटा थॉट आएगा, इज फुल जांच करेगा, भरे होने की, इज एम्प्टी खाली होने की जांच करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ। अब बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की। फिफ्थ के अंदर है क्यू में रियर तथा फ्रंट का क्या उपयोग है। क्यू में रियर तथा फ्रंट का क्या उपयोग है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्यू होता क्या है। यदि फिर भी आपको कोई समस्या हो, डाउट लगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैं आपके सारे जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा लगे दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। हाँ, चलो अपन टॉपिक पे आते हैं। क्यू में रियर तथा फ्रंट का क्या उपयोग। देखो क्यू क्या था। देखो रियर, REAR, रियर, और फ्रंट FRONT, ठीक है। क्यू में डेटा डाल रहे हैं अपन, क्यू में डेटा डाल रहे हैं तो रियर का उपयोग करते हैं। क्यू में तो डेटा कहाँ से आएगा, तो रियर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और हटा रहे हैं तो फ्रंट का उपयोग करते हैं। मतलब रियर तो यहाँ आएगा और फ्रंट यहाँ आएगा। क्यू में डेटा तत्व हटाते हैं तो रियर का उपयोग करते हैं, और हटाते हैं तो क्यू में डेटा तत्व डालने के लिए रियर अंत का प्रयोग करते हैं, और हटाने के लिए फ्रंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये आपका ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बक ट्रैकिंग क्या है। बक, बहुत ही प्यारा नाम, बक, ठीक है। हाँ भाई बक, क्या हाल है। हाँ, अब तू बक। बक का मतलब होता है भाई फालतू की बातें, हैं, गलतियाँ, एरर, ठीक है। तो बक मतलब एरर, मतलब गलतियाँ, ठीक है। तो बक एल्गोरिथम में बक ट्रैकिंग का उपयोग करते हैं। बक ट्रैकिंग का उपयोग कहाँ करते हैं अपन, एल्गोरिथम में। क्या होता है, एल्गोरिथम में बक ट्रैकिंग का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर किसी पथ के साथ स्टेप्स होते हैं जो किसी स्टार्ट पॉइंट के किसी उद्देश्य तक होते हैं, ठीक है। वापस सुन ले, बक ट्रैकिंग की डेफिनेशन है, थोड़ा इसको रट ले, समझ में, है ना, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो बक ट्रैकिंग का उपयोग एल्गोरिथम में किया जाता है, जहाँ किसी पथ के साथ स्टेप्स होते हैं, है ना। भाई एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है ना। तर्क और निर्देशों का ये हमने पहले की वीडियो में बता दिया एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप इसमें बक ट्रैकिंग होती है, जो किसी स्टार्ट पॉइंट से किसी उद्देश्य तक होती है। ये आपका बक ट्रैकिंग का भी हमने टॉपिक करा दिया। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका लेसन नंबर 4। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ। 5 का पहला क्वेश्चन है आपका, लिंक लिस्ट के प्रकार बताइए। तो लिंक लिस्ट जैसे स्टैक है, क्यू है, ऐसे ही क्या है, एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है। पहले लिंक लिस्ट के बारे में जान लो। लिंक लिस्ट क्या होती है, लीनियर मतलब रेखीय, सॉरी, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और अपने ये भी स्टैक भी लीनियर होता है, क्यू भी लीनियर होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, है ना। लिंक लिस्ट भी क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है।
जिसमें क्या होता है, एलिमेंट जो भी तत्व हैं, डेटा तत्व जो है, उनकी एक सीरीज बनाई जाती है, ठीक है ना, एक क्रम से सीरीज बनाई जाती है, और इसमें प्रत्येक तत्व अपने आगे वाले तत्व को क्या करता है, पॉइंट करता है, अपने पहले वाले तत्व को पॉइंट करता है। लिंक लिस्ट की डेफिनेशन बात करें तो लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें तत्वों की एक सीरीज बनाई जाती है और इसमें पहले वाला तत्व अपने आगे वाले तत्व को पॉइंट करता है, ठीक है। और लिंक लिस्ट में प्रत्येक तत्व को नोड कहते हैं। जैसे ये है लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये अगले वाले को पॉइंट करेगा, ये अपने अगले वाले को पॉइंट करेगा, ठीक है। और इसमें तत्व होंगे ना ये वाले, इनको क्या बोलेंगे अपन, नोड, NODE, सॉरी। और ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको अपने अगले वाले तत्व को पॉइंट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो तत्व होंगे इनको बोलेंगे नोड, क्या बोलेंगे, नोड बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकार की। डेफिनेशन समझ में आ गया आपको, वापस सुन लेते हैं डेफिनेशन एक बार। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो अपने आगे वाले तत्व को पॉइंट करता है, जिसमें तत्वों की एक सीरीज बनाई जाती है और प्रत्येक तत्व को इसमें नोड कहते हैं, और एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर भी होती है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं लिंक लिस्ट के प्रकार की। तो लिंक लिस्ट के 3 प्रकार हैं। पहला है सिंगल। लिंक लिस्ट के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? पहला सिंगल, सिंगल लिंक लिस्ट। दूसरा है डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। थर्ड है आपका सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। ये 3 प्रकार है आपके लिंक लिस्ट के, सिंगल, डबल और सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट का हो गया क्वेश्चन आपका। बात करते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट, देखो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, लिस्ट तो होनी है, परंतु इसमें क्या होता है कि सिंगल लिंक लिस्ट होती है, इसमें केवल एक ही फॉरवर्ड पॉइंट होता है। सिंगल लिंक लिस्ट थी आपकी, इसमें केवल एक ही फॉरवर्ड पॉइंट होता है। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पॉइंट होते हैं, और इसमें अंतिम वाला तत्व अपने पहले वाले तत्व को पॉइंट करता है, बस। सिंगल लिंक लिस्ट में केवल एक फॉरवर्ड पॉइंट होता है, इसमें दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पॉइंट होते हैं, ये अपने आगे वाले तत्व को पॉइंट करता है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बना के समझ लेते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट को एक बार, ठीक है ना। देखो पहले तो आप सुन लो, डेफिनेशन भी सुन लो, लिख लो डेफिनेशन एक बार आप इसकी आपकी। सर्कुलर लिंक लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसका कोई शुरुआत व अंत नहीं होता। एक सिंगल लिस्ट पहले नोड से अंतिम नोड को जोड़ दिया जाता है। इसमें बैकवर्ड व फॉरवर्ड दोनों पॉइंट होते हैं। अतः लिस्ट के लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस रखा होता है। अतः लिस्ट के लास्ट नोड में लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस रखा होता है, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप? ये आपका एक नोड हो गया, ठीक है। नोड फर्स्ट, थोड़ा राइटिंग गंदी हो सकती है क्योंकि जल्दबाजी है, तो धीरे धीरे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नोड 2, ये आपका नोड 3, ये आपका नोड 4, ठीक है। इसमें दोनों पॉइंट होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये डायग्राम बनाना ही है, बहुत सिंपल है। अपने पहले वाले तत्व को पॉइंट करते हैं,
ठीक है ना। ये आपको डायग्राम बनाना है किसमें, सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंतर्गत। ठीक है, चलो क्वेश्चन अगला है, लिंक लिस्ट में नेक्स्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट में नेक्स्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट समझने से पहले आपको फिर मैं एक बार निवेदन करूंगा, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक तो कर दो ना। चलो, लिंक लिस्ट में नोड नेक्स्ट क्या होता है, NEXT नेक्स्ट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ, ये देखें, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड होता है, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड होता है जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका। लिंक लिस्ट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। क्वेश्चन है आपका, लिंक लिस्ट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। भाई आपके घर में होता है नहीं होता लिंक लिस्ट का उपयोग, लिस्ट तो बनाते हैं ना सामान की। अरे तो वही तो है, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिंक लिस्ट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है भाई, स्टैक में होता है। लिस्ट तो स्टैक में बनती है ना। वैसे तो लिंक लिस्ट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत जगह इसका उपयोग करते हैं, परंतु बेसिकली इसका उपयोग स्टैक, क्यू और ट्री, ठीक है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, स्टैक, क्यू और ट्री, मतलब पेड़। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन ऑपरेशन को समझाइए। सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्ट देखो ऑपरेशन है, लिंक लिस्ट का ऑपरेशन है, जो पहले अपन ऑपरेशन और भी कर चुके हैं, वैसे ही ऑपरेशन इंसर्शन, डिलीशन, है ना, सर्चिंग एंड जो भी हैं वो ऐसे ही हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम इंसर्शन ऑपरेशन को समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। नया पेज लेते हैं बिल्कुल। इंसर्शन मतलब जोड़ना, ठीक है ना। लिंक लिस्ट में इंसर्शन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। एक नए तत्व को बीच में जोड़ना ही क्या कहलाता है, इंसर्शन कहलाता है। जैसे ये तत्व है, ठीक है, ये कहलाता है हेड, ठीक है ना। ये पॉइंट कर रहा है अपने इस वाले तत्व को, डेटा आइटम जो भी हो सकता है, ABC जो भी आप लिखना चाहो। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा था उतने पहले अपने अगले वाला नोड कौन सा है, ये वाला नोड, ठीक है ना। इसका एड्रेस इसमें रखा हुआ है, किसमें, इसमें रखा, इसका एड्रेस इसमें रखा हुआ है, डेटा आइटम जो भी है आपका। और नेक्स्ट ये अपने आगे वाले का लेगा। आगे क्या है अभी समय, कुछ नहीं है, नल। थोड़ा फास्ट चलते हैं, ये क्या कहलाएंगे, नोड। ठीक है, अब आपको कोई नया तत्व बीच में जोड़ना है। ये एक सीरीज है, एक लिस्ट है पूरी, ठीक। मैंने इतना गैप इसलिए दिया कि बीच में जोड़ना है, आप समझ सको। तो बीच में एक डेटा एलिमेंट्स जोड़ना है, एक नोड है बीच में आपको जोड़ना है। तो जुड़ने वाला नोड कौन सा है, ये नोड है, डेटा आइटम, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये भी क्या एक नोड है जिसको बीच में जोड़ना है। तो देखो ये हो गया, पहले तो आपको एक डायग्राम बनाना है, इसके बाद फिर सेम टू सेम ये जो इसी में चेंज करने वाला हूँ वो बनाना है। तो ये वाला इसको पॉइंट करेगा, ठीक है ना। पहले तो बनाया, उसके बाद ये वाला बनाना जो बना हुआ है ना, इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। लिखना भी है साथ साथ में, लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ना वो लिखनी है कि अब जो नया नोड अपने आगे वाले नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। इसके बाद डायग्राम बनेगा, हेड, डेटा आइटम, नेक्स्ट, ठीक है,
डेटा आइटम, नेक्स्ट, नल। ये जो नया तत्व, डेटा आइटम, नेक्स्ट। अब क्या होगा, ये नोड दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच में, और ये अपने आगे वाले को पॉइंट कर ही रहा था। तो क्या लिखना है, अब दो नोड्स के बीच में नया नोड को इंसर्ट कर देंगे, है ना, हो जाएगा। अब पता चल गया। अब क्या डायग्राम बनेगा, ये वाला बनेगा, हेड, डेटा आइटम, नेक्स्ट, घुस गया बीच में, जुड़ गया, डेटा आइटम, नेक्स्ट, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, डेटा आइटम, नेक्स्ट, ठीक है, और ये इधर क्या है, नल, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट, ये सब क्या है, नोड है भैया, लो जुड़ गया बीच में, है ना, आ गया। तो इंसर्शन ऑपरेशन में आ गया। इंसर्शन ऑपरेशन लिंक लिस्ट में एक नए तत्व को जोड़ना, एक नई नोड को जोड़ने के लिए इंसर्शन ऑपरेशन का उपयोग करते हैं। इसके मैंने स्टेप समझा दी, इस तरह आप लिखोगे, इनके साथ लाइन भी लिखी जाए और डायग्राम आपको बनाते चलना है। तो ये आपका हो गया वाला क्वेश्चन, सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन। टोकन क्या होते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉरी लेसन 5 कंप्लीट कर लिए अपन ने। अब लेसन 6 की बात करते हैं, और लेसन 6 की जब स्टार्टिंग करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन आता है आपका, टोकन क्या होते हैं। वैसे इसको याद करें, टोकन को, टोकन क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए, आएगा आपकी बार। तो प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को टोकन कहते हैं, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं अपन, टोकन कहते हैं। और टोकन कौन कौन से हैं, सुन लो, प्रोग्राम ये भी आ सकता है, टोकन कौन कौन से होते हैं। तो टोकन प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई, छोटी छोटी इकाई को टोकन कहते हैं। और टोकन कौन कौन से हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ये सब क्या है, कांस्टेंट, और ये सब क्या है, टोकन है। फिर सुन लो, कीवर्ड है ना, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ठीक है, इन सब के टॉपिक्स हैं। इन अपने पास इतना समय नहीं है कि आपको बताया जाए, वैसे पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। आइडेंटिफायर, चलो आइडेंटिफायर एक क्वेश्चन आ भी गया आपके, टोकन में से, टोकन का ही एक प्रकार है आइडेंटिफायर, है ना। आइडेंटिफायर, इसके बारे में पढ़ते, देखो इसकी डेफिनेशन सुन लो। आइडेंटिफायर की, वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लास आदि के नाम को प्रोग्रामर द्वारा दिया जाता है, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल, फंक्शन, एरे, है ना, इनके नाम जो दिए जाते हैं किसके द्वारा, प्रोग्रामर के द्वारा, वो कहलाते हैं आइडेंटिफायर। इसके कुछ नियम भी हैं कि पहला अक्षर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, है ना, स्पेस नहीं होना चाहिए, एंड भाई ये दोनों को अलग मानता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को अलग मानता है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल, फंक्शन, एरे का नाम जो प्रोग्रामर के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि वेरिएबल अपन खुद देते हैं, फंक्शन का नाम हम खुद रखते हैं, एरे का नाम भी हम खुद रखते हैं, तो जो प्रोग्रामर के द्वारा दिए जाते हैं उन्हें हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं, ठीक है, नियम बुक्स में आप देख के पढ़ सकते हैं। एनुमेरेटेड डेटा टाइप, ये इस क्वेश्चन जो 16 है ना, एनुमेरेटेड डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। देखो, तो आइडेंटिफायर के कुछ नियम से आपको पता भी होगा, पता तो क्या आप देख लेना, पता है अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी वाली, तो इनके बारे में आपको पहले से नॉलेज है ना। फिर भी कोई आपको लगता है नहीं भैया मुझे इसके बारे में और भी जानना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ जी, तो एनुमेरेटेड डेटा टाइप इसे कहते हैं, है ना। एनुमेरेटेड डेटा टाइप को एनम, ENUM, एनम, ENUM, एनम, सॉरी पेंसिल प्रॉपर नहीं चल पा रही पर बोल रहा हूँ मैं, ENUM, एनम। एनुमेरेटेड डेटा टाइप को एनम कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है ना। इसमें भी क्या होता है, एक लिस्ट बनाई जाती है। एनुमेरेटेड डेटा टाइप में भी क्या बनाती है, एक लिस्ट, एक तत्वों की एक लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है।
ENUM यहाँ से चालू करेंगे। इसमें से अपने कलर्स नेम लिखे, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, इस तरह की एक लिस्ट बनाई जाती है एमडी डेटा टाइप के अंदर, डेटा टाइप के द्वारा, है ना, इसको हम एनम कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस नाम से मालूम चल रहा है, नेम स्पेस। तो क्वेश्चन 16 तक हमने पूरा कर लिया। क्वेश्चन 17, नेम स्पेस क्या होता है? तो सुनो नेम स्पेस के बारे में। यह प्रोग्राम में उपयोग किए जाने वाले आइडेंटिफायर की स्कोप को परिभाषित करता है। सुनो डेफिनेशन फिर इसकी। यह प्रोग्राम में उपयोग किए जाने वाले आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफायर जिनका नाम हम खुद देते हैं, प्रोग्रामर देता है, उन नाम का, ठीक है, जिनका जो स्कोप होगा उनको परिभाषित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो क्लास को परिभाषित करते, ये क्वेश्चन कर लेना भाई। क्लास, ऑब्जेक्ट, ये में आगे एक चैप्टर आएगा आपका OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, उसमें भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बीच में क्वेश्चन आ गया तो हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं। क्लास क्या है? क्लास एक यूजर डिफाइंड कीवर्ड होता है। क्लास एक यूजर डिफाइंड कीवर्ड होता है जो क्या करता है? जो अपने अंदर डेटा मेंबर, डेटा फंक्शन और वेरिएबल को बांधे रखता है आपस में। क्लियर? क्या करेगा? डेटा मेंबर, डेटा फंक्शन को आपस में बांधे रखता है। और जब भी आज डेफिनेशन लिखनी है, पर आपको साथ साथ में एक डायग्राम भी बनाना है। कैसे बनेगा देखो। जैसे क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट हो गए तो डेटा टाइप, तो डेटा क्या होंगे इसके? यहाँ हम सिंपल से लिख रहे हैं ABC, ठीक है। ये फंक्शन हो गए, ठीक है, फंक्शन रीड करना हो गया और शो। ये आप थोड़ा सा डायग्राम बना देना उसमें, है ना, इसको बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है। ये तो क्या हो गया? क्लास नेम, ये क्या हो गए? मेंबर वेरिएबल, ठीक है। ये क्या हो गए? मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो क्लास क्या है? क्लास एक यूजर डिफाइंड कीवर्ड होता है जो ऑब्जेक्ट का प्लेन ढांचा प्रस्तुत करता है, ठीक है। क्लास के मेंबर को कौन कॉल करता है? ऑब्जेक्ट करता है, तो ऑब्जेक्ट के प्लान ढांचा प्रस्तुत करता है, ठीक है। और क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लास का वेरिएबल भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये आप डायग्राम बना देना और डेफिनेटली आपके 100% मार्क्स आने वाले हैं इसके अंदर। स्टक कीवर्ड और कमेंट्स क्या होती है? स्टक कीवर्ड्स और कमेंट्स क्या होती है? दो क्वेश्चन अपने सामने हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्टक कीवर्ड से, स्टक कीवर्ड क्या है? स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया? स्टक कीवर्ड के नाम से परिभाषित कर दिया। जैसे एरे पड़ा है, ऐसे ही होता है। तो स्टक जैसे एरे होता है ना, ऐसे ही होता है, पर एरे में समान प्रकार के डेटा तत्वों को स्टोर किया जाता है। इसमें भिन्न प्रकार के डेटा तत्वों को स्टोर कर सकते हैं। तो तरीके सुन लो एक बार इसकी डेफिनेशन में। स्टक का उपयोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह करने के लिए करते हैं। क्लास भी क्या होती है? तो क्लास होती है ना, अभी क्लास बनाई थी अपन ने। तो क्लास भी क्या है? एक यूजर डिफाइंड कीवर्ड है। स्टक भी क्या है? यूजर डिफाइंड है, यूजर के द्वारा परिभाषित किया जाता है। स्टक में जो भी मेंबर हम बनाएंगे वो सब पब्लिक प्रकार के होंगे। स्टक में घोषित सभी मेंबर अपने आप ही पब्लिक प्रकार के होते हैं। C++ में स्ट्रक्चर में हम वेरिएबल के साथ साथ उनका मेथड भी घोषित कर सकते हैं, ठीक है भाई। जो क्लास की डेफिनेशन है और स्टक दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। क्लास भी यूजर डिफाइंड कीवर्ड है, स्ट्रक भी यूजर डिफाइंड कीवर्ड होता है, परंतु इसके अंदर हम मॉडिफायर चेंज कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट, है ना।
परंतु इसका जो मॉडिफायर है, इसका जो प्रकार है, हमेशा ही पब्लिक प्रकार का ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है। स्ट्रक्चर में हम स्टैक को स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्टैक में हम मेंबर वेरिएबल के साथ साथ मेंबर मेथड भी घोषित कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के द्वारा इनहेरिट भी कर सकते हैं। इनहेरिट एक वर्ड है जो आगे आपके चैप्टर है उनमें आने वाला है। ठीक है। स्ट्रक्चर का उपयोग मोस्टली लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ आदि में करते हैं। बस इतना सही में करना। ठीक है। अब बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स मोस्टली आप जब भी फेसबुक ऑन करते होंगे तो कमेंट्स तो करते ही होंगे, है ना। कोई पिक अच्छी लगी आपको, उसके ऊपर कमेंट कर दिए, नाइस लुक, गॉर्जियस, है, मज़े आ गए, वाओ, हैप्पी बर्थडे, ये तरह के हम कमेंट्स करते रहते हैं। तो कमेंट्स होती क्या है? जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम बनाते समय किसी फंक्शन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि यह फंक्शन क्या काम करेगा, कैसे क्या काम करता है। ठीक है, तो उसे हम कमेंट्स कहते हैं। परंतु कमेंट्स का रोल प्रोग्राम में सिर्फ देखने को होता है और कोई रोल नहीं होता। ठीक है, आप प्रोग्राम बना रहे हो, प्रोग्राम बनाते समय आपने कमेंट्स किसी फंक्शन जैसे वॉइड, जैसे आपने वॉइड मैन एक फंक्शन है, वॉइड मैन, ठीक है, तो इसके बारे में कमेंट लिख दिया अपन ने, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, ये हमने लिख दी इसके अंदर कमेंट्स। तो इस कमेंट्स का क्या रोल है? सिर्फ दिखाई देगी, बाकी प्रोग्राम एक्सेस के दौरान इसका कोई रोल नहीं होता। जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई एरर नहीं आएगी, कोई भी इसमें दिक्कत सिर्फ दिखाई देती है और कोई रोल नहीं होता। इससे प्रोग्राम रोचक बनता है। रोचक क्या मतलब, जो प्रोग्राम को देखेगा वो समझ जाएगा कि आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। तो किसी चीज़ को समझाने के लिए हम कमेंट्स का उपयोग करते हैं। कमेंट्स दो प्रकार की होती है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट्स को डबल स्लैश के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही लाइन कमेंट्स आएगी। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स में स्लैश और स्टार, ठीक है, इसको स्टार करेंगे, कमेंट्स लिखते जाएंगे और जहाँ कमेंट्स आपको फिनिश करनी है वहाँ स्टार और स्लैश लगाएंगे। तो कमेंट्स दो प्रकार के हो गए, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हैज डबल स्लैश के द्वारा डिफाइन करते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स को स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के माध्यम से परिभाषित करते हैं। आई होप ये कंप्लीट 20 क्वेश्चन कर लिए हमने चैप्टर 4, 5 और 6 से। ठीक है, तुमने 1 से लेकर 6 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लिए हैं और उनकी तैयारी कर ली, उनके सारे का आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी कोई कमी हो तब प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उसको समझाने के लिए आपको, और आपके जो जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। यदि मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हो, समझने में आसान लगे हों, तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं, सब्सक्राइब भी करें, और आपको लगता है कुछ सुधार की आवश्यकता है और तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपको मन में लगे कि सर ये कमी थी इसके अंदर, आप इसको ठीक कर लो तो आपकी वीडियो और अच्छी बन सकती है, तो प्लीज़ वो भी मुझे बताएं, सजेस्ट करें कि मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, बस फिर एक बार निवेदन करूँगा मैं आपसे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।